कर लिया था कुछ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ पढ़ा था, म्यूचुअल नहीं पढ़ा था, इसने पूछ लिया तो इसको बता दिया, आपके बगल वाले की वजह से आपके ऊपर जो इफेक्ट होगा। सेल्फ इंडक्शन is a property by virtue of which coil opposes any change which is produced in it, है ना। पेपर देखा कल आईआईटी का? पहले के देख रहे थे? पता नहीं यार कल कैसे गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हुआ है मैथ्स का, पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मैथ्स का। फ्री ये नंबर नहीं है, पेपर मुश्किल भी नहीं कह सकते, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मुश्किल हो गया, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। चलो खैर, एनीवे रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए ये बात नहीं करेंगे, बाद में करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें बतानी थी। सेल्फ इंडक्शन it is a property by virtue of which a coil opposes any change which is produced in it। यार ये फालतू का है, कर दिया ये ऐसे ही कर लिया करें बिना बताए रिकॉर्डिंग, तो ज्यादा बेटर है। जैसे ही बता के करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है ना। जैसे ही सोचो कि अच्छा कराएंगे वैसे ही अच्छा नहीं होता। ये देखो बेटा, कौन आ गया, कहाँ पे है? हाँ, ओके। क्वेश्चन इज दिस कि जैसे ही करंट इसमें बढ़ेगा बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और देखो ध्यान से बेटा, इधर जैसे ही इसमें करंट बढ़ेगा तो ये वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, इस वजह से बगल वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इसे अपोज करने वाला करंट जो बनेगा उसे कहेंगे एडी करंट, एडी करंट। और ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, इसे कहेंगे सेल्फ इंडक्शन, है ना। सेल्फ इंडक्शन एक वो प्रॉपर्टी है जो कॉइल, जो सोर्स उसे प्रोड्यूस कर रहा है, हमेशा उसे अपोज करना है। जैसे फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, या फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, known as self induction। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी। ठीक है, इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा कॉइल में वो सेल्फ इंडक्शन के बराबर होगा, है ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हेन I is equal to 1 एम्पियर देन phi is equal to L। इसकी यूनिट है हेनरी, है ना। ठीक, और हमें ये पता है कि बेटा कि डी फाई बाई डी टी इज ई एम एफ, लेंजेस लॉ के हिसाब से। तो हेनरी यूनिट है सेल्फ इंडक्शन की। और हमें ये भी पता है कि ई एम एफ माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो ई एम एफ फाई की जगह क्या लिखोगे आप?
ठीक, अगर डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड है तो सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ईएमएफ। ये जो है ना, ये न्यूमेरिकली इक्वल है बेटा, न्यूमेरिकली इक्वल है ये, क्योंकि फ्लक्स फाई क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और एल क्या है, सेल्फ इंडक्शन। तो इनका न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगा, ये नहीं कि सेल्फ इंडक्शन और फ्लक्स एक हो गया। समझ गया ना? जब करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो अगर एल है 3, तो जो फ्लक्स है वो भी 3 आएगा। फ्लक्स की यूनिट हेनरी थोड़ी होती है ना, वेबर मीटर स्क्वायर होती है, इसकी यूनिट हेनरी होती है। ठीक है ना? सेल्फ इंडक्शन वो प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करेगा जब करंट बढ़ेगा, और जब करंट कम होगा तो करंट को सपोर्ट करेगा, करंट बढ़ाएगा। तो हमने ये आपको बताया, सेल्फ इंडक्शन इज ए प्रॉपर्टी by virtue of which a coil opposes any change which is produced in it। ठीक है ना? समझ गए? ये वो प्रॉपर्टी है कि कोई कॉइल जो भी कुछ होगा उसे अपोज करना है, होगा तो, अगर नहीं होगा तो अपोज नहीं करेगा, सिंपल। अगर कांस्टेंट करंट जाएगा तो सेल्फ इंडक्शन उसमें रोल में नहीं आएगा। जब तक करंट का चेंज नहीं होगा तो सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा। समझ गए बेटा? ठीक है। अब दूसरी बात, यहां से ईएमएफ है एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो ईएमएफ और सेल्फ इंडक्शन न्यूमेरिकली इक्वल है। ईएमएफ तो बेटा वोल्ट है और सेल्फ इंडक्शन हेनरी है। अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड चेंज हो रहा है करंट में, तो जो कॉइल का ईएमएफ है उसकी वैल्यू सेल्फ इंडक्शन के बराबर होगी। करेक्ट? आ गया बात समझ में? ठीक है बेटा, गुड। ओके, द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी, ये भी क्लियर है। वाई होता है बेटा बी ए वेबर मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर हुआ ना बेटा? किसमें कंफ्यूजन हो रहा है? टेस्ला इंटेंसिटी होती है बेटा, वेबर फील्ड लाइंस है पर यूनिट एरिया, वो वो टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तभी तो 1 सेंटीमीटर की एरिया को मीटर स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴। इसीलिए 10⁻⁴ गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला। ठीक है ना? वहां से ही ये ऐसा आता है 1 टेस्ला का डिफाइन। करेक्ट? बस यही बात थी बेटा ईएमएफ की, सेल्फ इंडक्शन की यूनिट हेनरी है, और ये है, इसमें जो कॉइल में चेंज होता है बेटा वो इस तरह से होता है। अगली जो डेरिवेशन है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलोनॉइड। एक बड़ी सोलोनॉइड है, उसमें सेल्फ इंडक्शन क्या होगा ये देखना। ठीक है? एक उसके किसे म्यूचुअल, उसका वो, इसका ये कान, आपस में बात करते हो क्या? चलो
गाना सुन रहा है। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलोनॉइड बेटा, ये निकालना है। ठीक है, कुछ बोलना। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलोनॉइड, लंबी एक सोलोनॉइड है उसका सेल्फ इंडक्शन। Phi is equal to Li, phi is equal to dA for n number of turns n b a cos। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर है, एरिया वेक्टर लोगे वो भी इधर है, तो cos 0। ठीक बेटा, ऐसे कॉइल को ऐसे देखना है ना, ऐसे आ रही है कॉइल, इसके बीच में देखना है ना, अंदर देखना है, तो परपेंडिकुलर ही होगा एरिया वेक्टर। और बी की वैल्यू जो है बेटा यू नॉट या ना इसके बीच में, पता है ये भी। बेटा बातें नहीं, ये फर्स्ट और सेकंड बाय ये है बेटा इक्वेशन ए और बी बाय ए एंड बी एल इंटू आई, ये और ये कट गया बेटा, therefore L mu L स्क्वायर A बाय L, ये सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी आ गई बेटा लॉन्ग सोलोनॉइड की। ठीक, आ गया तुम दोनों को, आ गया बेटा। ए एरिया ऑफ ए कॉइल बेटा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, अरे ये वाला एरिया होगा बेटा, ये वाला एरिया। ठीक, हाँ मेंशन नहीं किया, नहीं है, अभी समझाता हूँ। आ गया, अभी समझाता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो अच्छे से समझा देता। अच्छा, चलो चलो, फिर अपने फॉर्म में आते हैं। बोलो क्या नहीं आ रहा है तुम्हें? बेटा आया समझ में? क्या नहीं आया बताओ? हाँ, फिर से बताऊं पूरा?
किस बात की दादागिरी है? समझ में आ गया। पानी पी के अच्छे अच्छों का समझ में आ जाता है, नहीं? थोड़ा मुझे भी दो। ठीक है, आ गया समझ में। अब कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। देखो एक है इस चैप्टर में बेटा, सबसे पहले लेंज वो फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ पता है, सेकंड लॉ पता है, लेंजेस लॉ पता है। लेंजेस लॉ का यूज करके एक कॉइल में ईएमएफ कितना डेवलप होता है पता है आपको। फिर आपको ये भी पता है कि यार जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो भी पता है। फिर ये एक पोर्शन खत्म। दूसरा है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। फिर शायद दूसरा पोर्शन भी खत्म, और फिर एनसीईआरटी दिखा देना, देखते हैं क्या बचा है। तो ये चैप्टर भी खत्म। क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी है क्या आज? हाँ वो भी निकाल देना बेटा। अब मैं बताऊंगा म्यूचुअल इंडक्शन। आ गया बेटा समझ में? देखो सिंपल लॉजिक है कि फाई जो है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, भाई जितना ज्यादा करंट होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, सिंपल लॉजिक। तो फाई इज इक्वल टू एल आई, एल जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक। फिर हमने बोला यार ऐसा करो, सेल्फ इंडक्शन को ऐसे भी समझाओ। कैसे? कि अगर फाई की वैल्यू आई अगर 1 होगा तो जो फाई होगा वो एल के बराबर होगा, पहली बात। फिर दूसरी बात हमने क्या की, हमने ये बोला आपको कि ईएमएफ है जो, वो डी फाई बाय डी टी होता है। तो फाई की जगह क्या लिखेंगे, ये एल डी आई बाय डी टी, ये आ गया ईएमएफ। ठीक है बेटा। अगर मैं ये बोलता हूँ डी आई बाय डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तभी तो होगा ना। डी आई मतलब चेंज इन करंट, बाय डी टी चेंज इन टाइम। 1 है तो 1 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में। अगर ये वैल्यू 1 आ जाए बेटा, तो ईएमएफ एल के बराबर होगा। अब आप बोलोगे सर ईएमएफ तो वोल्टेज होता है, सेल्फ इंडक्शन एक अलग चीज है। तो मैंने बोला यार न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब इसकी यूनिट वाइज मत जाओ। जैसे 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट सेल्फ, 10 वोल्ट ईएमएफ हो गया, और 10 वोल्ट ही सेल्फ इंडक्शन हो गया हेनरी में। ठीक है। अच्छा फिर ये हेनरी को डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद आती है बात, यार ये एल की वैल्यू होती क्या है किसी लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए। तो फिर अगला टॉपिक क्या था, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलोनॉइड। तो मैंने बोला आपसे बेटा फाई इज इक्वल टू एल आई, ये तो पता ही है, और फाई इज इक्वल टू एन बी ए, ये भी होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स बी ए और कॉस थीटा, थीटा क्या है बेटा 0, एरिया। तो एन बी ए आ गया। ठीक। फिर आपको ये भी मालूम है कि बेटा म्यू क्या हो, बी क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, है ना। और एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय एन, ये भी आ गई बात। ये दोनों बात इसमें रखी तो बेटा क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई बाय एन। ये भी फाई है, और फाई क्या है, ये भी है, एल आई भी है। तो दोनों का आई आई कट गया बेटा, तो एल क्या आ गया, ये आ गई बात समझ में। तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर कर देंगे, एरिया अगर ज्यादा होगी तो सेल्फ इंडक्शन ज्यादा होगा, एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो सेल्फ इंडक्शन कम होगा। तो मतलब अगर बहुत सारी कॉइल एक ही जगह हो तो सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू बढ़ गई, अगर ये सारी कॉइल इस तरह से लेंथ बढ़ती जाएगी तो सेल्फ इंडक्शन कम हो गया। सेल्फ इंडक्शन क्या है, कि अपोज करने वाली प्रॉपर्टी बढ़ गई। आ गई बात समझ में? किसी को कोई डाउट इसमें? सेल्फ इंडक्शन का मतलब है अपोज करने वाली प्रॉपर्टी। स्टेट वायर का भी, स्टेट वायर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वायर के अंदर नहीं होता है बेटा। अब जैसे वायर जा रहा है इधर, करंट वेरी करेगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइड में वेरी करेगा, और साइड में तो कोई तार पड़ा नहीं है।
जो सीधा आदमी है उसके ऊपर सेल्फ इंडक्शन नहीं होता है, टेढ़े आदमी के ही ऊपर सेल्फ इंडक्शन का ज्यादा इफेक्ट होता है। आगे समझ में बात। अब आगे करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, आपको भी आ गया बेटा। म्यूचुअल इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच mutual induction is a property due to which a coil opposes any change which is produced in a nearby coil। उसके बगल वाली कॉइल में अगर कोई चेंज होगा तो बगल वाली कॉइल उसे अपोज करेगी, इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। सिंपल एग्जांपल, a coil opposes any change in a nearby coil। कॉइल कोई भी चेंज उसके बगल वाली कॉइल में हो रहा है उसे अपोज करना इज ए प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, जैसे तुम पढ़ना चाहते हो तो बगल वाला अपोज करेगा कि ना पढ़ो, वो पढ़ना चाहेगा तो तुम अपोज करोगे कि ना पढ़ो। ये प्रॉपर्टी म्यूचुअल इंडक्शन है। इसीलिए जब दूर दूर होंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ एक वहां बैठो एक यहाँ बैठो, म्यूचुअल इंडक्शन खत्म, खाली सेल्फ इंडक्शन होगा, है ना। फिजिक्स के सेंस में ही हम बात करते हैं। आ गया म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब। अब देखो बेटा इसे करते हैं, लिख ये एक कॉइल, इसके ऊपर एक और कॉइल। सुनना ध्यान से बेटा, एकदम बहुत इम्पोर्टेंट। अरे ये हाँ वही, अभी 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 बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। ये वाली जो कॉइल है ना, ये प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी मतलब जानते हो क्या है? प्राइमरी एजुकेशन मतलब मालूम है? फोर्थ फिफ्थ सिक्स नहीं पढ़े होते तो सेकेंडरी एजुकेशन की बात ही नहीं आती, ट्वेल्थ की बात ही नहीं आती, आराम से कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। तो प्राइमरी मतलब जो सबसे एसेंशियल है, जिसमें सबसे पहले चेंज आएगा, तो ये प्राइमरी कॉइल है बेटा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके नियर बाय एक कॉइल ये बना देते हैं। ठीक, अगर इसमें करंट यूं जा रहा है और करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इसमें करंट यूं जाएगा कि करंट की वैल्यू कम हो। मतलब अगर इसमें करंट यूं जा रहा है तो इसमें यूं जाएगा। अपोज करना है। एक्चुअली कॉइल को ऐसे दिखाया जाता है, पर अगर आप देखोगे तो कॉइल इस तरह से बनाई जाती हैं। ये प्राइमरी है, सॉरी ये सेकेंडरी है, और जो प्राइमरी कॉइल होगी वो इसके ऊपर होगी। ये कलर अलग अलग इसलिए किया है कि आप एक कॉइल में कंफ्यूज ना हो। येलो वाली कॉइल वो है, ये जो ऊपर से है, और व्हाइट वाली कॉइल अंदर है। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि एक कॉइल दूसरी कॉइल को ओवरलैप कर रही है। साइड में थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे ही करंट बढ़ेगा तो बगल वाली अंदर वाली जो कॉइल है उसे अपोज करना चाहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अपोज क्यों करेगी ये भी पता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इस तरह का करंट प्रोड्यूस करेगा लेंज लॉ के हिसाब से कि उसे अपोज करे। ठीक है ना। अब आपको पता चल गया म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, देखो बेटा, I इज प्रोपोर्शनल टू I। ये जो प्राइमरी करंट पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक,
phi is equal to m times of I, where m is proportionality constant known as mutual induction. The unit of mutual induction is Henry. ओके, सब कुछ वही रिपीट होना है, जो एल लिखा था इसमें एम लिख देंगे. ओके, हेनरी होगा, म्यूचुअल मतलब यूनिट है. हेनरी, हेनरी इज अ यूनिट. सब बड़ी आसान है बेटा, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे आईआईटी वगैरह में, एडवांस तक नहीं आएगी. अब प्रॉब्लम तो है वैसे पेपर, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट कुछ नहीं है. मैं मैथ्स का टीचर हूँ, पूरे साल इतनी मैथ्स पढ़ाई, और टफेस्ट से टफेस्ट पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन है जो वो पूरे कर लेता था, लगभग 50-60-70% कर लेता. लेकिन कल जब उसका एक्चुअल पेपर था, मैथ्स में उड़ गया, 8 ही क्वेश्चन हुए 25 में, मेरे बेटे से. तो एग्जाम एग्जाम होता है बेटा, सिचुएशन वेरी हो जाती है, और यू कांट. अब उसके पीछे जो रीजन है वो रिसर्च के ऊपर अब रिसर्च कर रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे हो गया. लेकिन एग्जामिनेशन हॉल टोटली डिफरेंट. अब वो बोलता है मेरा दिमाग थक गया, आपने सीक्वेंस मेरे को बोला कि पहले मैथ्स, लास्ट में मैथ्स करना, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था. अब क्या बोलोगे, केमिस्ट्री फिजिक्स हो गई, वो थ्रू तो हो जाएगा, एडवांस में आ भी जाएगा, एडवांस दे देगा. लेकिन फिर भी अब दिल्ली के कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, अब इसी या दूसरे ब्रांचेस मिलेंगे. मतलब मैटर ऑफ 3-4 क्वेश्चन, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. कितनी टफ चीज है बेटा. अब ऐसा नहीं है, मैंने खुद एमएससी अप्लाइड मैथ से की है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है. तो क्या तुम सोचते हो कि मैंने पढ़ाया नहीं होगा उसे, बड़े वाले को पढ़ाया, वो सब सेलेक्ट हो गया. अब इसने 25 क्वेश्चन में सिर्फ 8 क्वेश्चन करा, उसमें भी एक गलत हो गया. बताओ, मेरे तो धुआं ही उड़ गए. फिर अब क्या बोलूँ, अब मैं दुखी होऊंगा तो आप दुखी होगा. तो बात यह है कि यू हैव टू बी वेरी सीरियस, कब आपकी लाइफ एकदम से पलट जाएगी. बात ये नहीं है कि आता नहीं है, अब आप करा तो सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन एग्जामिनेशन में तो नहीं हुए. नहीं हुए, नहीं हुए बस. अब कुछ भी तुम कितने भी स्मार्ट हो, नोबडी केयर्स. जब टाइम निकल गया तो आप कितने स्मार्ट हो कौन पूछेगा. अभी आपका टाइम है, अभी आप कर सकते हो बेटा, अभी आपको करना है, अभी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, जिससे कि वो चीज मेंटेन हो जाए आखिर तक. ये तो रियल लाइफ एग्जांपल है, आप भी देखोगे तो सोचोगे कि यार क्या क्या आप करें इसके पीछे. चलो, ये म्यूचुअल इंडक्शन, यम क्या है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक, अगर आई की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या आएगी, 5. ये क्या आएगी बेटा, न्यूमेरिकली आएगी. कहीं 5 को एम मत लिख देना आप, ये एक स्पेशल केस हुआ जब न्यूमेरिकली वैल्यू इसकी और इसकी सेम हो गई. व्हेन आई इज 1 एम्पियर, तो 5 इज इक्वल टू एम, न्यूमेरिकली लिखो. ओके, ईएमएफ डी फाइव बाय डी टी, एम इंटू आई अगर डी आई बाय डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड है तो एम क्या होगा बेटा, ईएमएफ के बराबर न्यूमेरिकली. इफ
यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। क्लियर? मुझे लगता है कि ना बहुत सारे क्वेश्चन को हो जाएगा, ऐसे देखा हाँ ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि पिछले 7 दिन से 8 दिन से वो यही कर रहा था, पर जब प्रैक्टिकली सिचुएशन आई तो वहां पे अटक गया होगा। उससे पहले वो जब एलएन के और इन सब के वो जब दे रहा था ना प्रैक्टिस पेपर, तो मैथ्स का जो कितना भी टफेस्ट लेवल हो 60-70% तक हो ही रहे थे। मतलब अब लेकिन हो जाता है, उसी समय होना था। उसी समय होना था जिसकी 5 साल से तैयारी कर रहा हो इंसान, 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा हो, उसी समय होगा वो। नहीं भाई, जब वो 9th में था तब मैंने उसे 10th और 11th करा दिया था, जब 10th में आया तो उसे 12th करा दिया था, और जब 11th में आया तो 11th 12th करा दिया था, और जब 12th में आया तो खाली कंपटीशन ही करा रहा था, है ना। फिजिक्स मैथ्स तो मैं ही कराता था और केमिस्ट्री के टीचर लगा रखे थे। तो मतलब तुम ये सोच सकते हो कि प्रैक्टिकली कंडीशन क्या बन जाती है, मतलब वो कुछ कह नहीं सकते आप किसी भी चीज को। इसीलिए जो भी करते हो ना वो उस दिमाग से करो कि यार ये कभी आ गया तब क्या करूंगा, ये मजाक में करने की मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो एकदम से उड़ा देगी लाइफ को, एकदम मजाक बना देगी। चीज है तो बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन जैसे ही तुमने मजाक में ले लिया बेटा, कभी वो रियल में आ गई ना तब उड़ा देगी। है तो क्या कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा इतना टफ भी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन हॉल के अंदर है ना, कंडीशन टोटली डिफरेंट हो जाती है। यहाँ बैठ के करोगे तो तुम कर लोगे, 80% कर लोगे, वहां हो सकता है तुम 60% करने लायक भी ना बचो। पता नहीं क्या होता है ये, साइकिक साइकोलॉजिकल फियर है या कुछ भी है, और वो शायद सभी के साथ होता होगा। तो उसका एक ही तरीका है बेटा कि एक अपनी जो हैबिट डालो, वो सीरियसनेस वाली हैबिट डालो। वो एक दिन में नहीं वो डेवलप होगी कि यार तुम सीरियस हो। मतलब चाहे ये क्लास हो, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल हो, चाहे घर के डाइनिंग टेबल में पढ़ रहे हो या अपने स्टडी टेबल में पढ़ रहे हो, वो डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए। मतलब आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हर समय उतना ही हो जितना आप हर समय रखते हो। ये नहीं कि क्लास में मजाक में चल रहा है सब कुछ, जब पेपर है तो सीरियस हो गए, फिर और पेपर है तो सीरियस, वो तो फ्लक्चुएशन आएगा ही आएगा, वो तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। वो आज नहीं तो कल दिखेगा सामने कि यार ये गलती हो गई मेरे से, एंड देन यू विल बी वेरी लेट। नहीं, एक एक दो दो क्वेश्चन पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं यार, वो तो कहने की बात है। हम लोगों के पास एक सिस्टम ऐसा नहीं है कि किसी को साइकोलॉजिकली और हर जगह से चेक कर लें। हमारे पास सिस्टम है, 20 लाख बच्चों को इकट्ठे बैठा दो एग्जाम में, उसमें से 30,000 सेलेक्ट कर लो। तो आप ये देखो कि जो किसी के साथ जो गो थ्रू होता है उस सिस्टम से, वो किस ड्रास्टिक चेंज से होगा, क्योंकि 20 लाख में तो उन्हें 30,000 निकालने हैं। तो वो, और वो खाली आपके वो जो 30,000 है, वो जो 20 लाख का 30,000 बनाया और वो 30,000 का सिलेक्शन हुआ, तो उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, बाकी तो सब गए। अब उसमें ये थोड़ी है कि वो स्मार्ट नहीं है कि ये नहीं है। आप कंपटीशन देखो ना, कंपटीशन का लेवल 100 बच्चों में से 2 बच्चे, एक बच्चा। नहीं, तो इस कंडीशन में तो आपको जब भी बात करनी है, जब भी कुछ करना है फिजिक्स का या मैथ्स का कर रहा हो, तो एक सीरियसनेस होनी चाहिए, मेरे को लगता है। हो सकता है मैं इसमें मैं भी गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो फील होता है कि वो उस चीज की कमी है ना, जो वो आदमी को फंसा देती है। इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि हम लोगों की आदत ही है कि मस्ती में रहे, तो जब सीरियस होना पड़ता है तो गलतियां हो जाती हैं। तो और कोई मतलब इतना बड़ा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई। अब वापस घर आकर के सारे क्वेश्चन हो गए, सिर्फ 5 4 ही नहीं आते थे उसमें।
तो क्या घर के एटमॉस्फेयर में तो हो ही जाएंगे। नहीं, चलो ये आ गया, ये न्यूमेरिकली भी पता चल गया। तो इसलिए जो सीरियसनेस है ना, वो लाइफ में अलग जगह अलग पार्ट प्ले करती ही करती है। कोई कुछ भी कहे उसमें, लेकिन वो एक डेफिनेटली वो एक रोल प्ले करता है। वो कब कर देगा प्ले ये पता नहीं हमें, लाइफ के किस पार्ट में किस समय वो अपना काम दिखा जाएगा। नहीं, इसलिए अब सजेशन तो यही है कि भाई ये जो गलतियां मेरे सामने हुई किसी के थ्रू या किसी की भी हो, कम से कम उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाए कि वो कभी तुम लोगों के साथ ना हो जाए, है ना। चलो अभी तो एक अटेम्प्ट बाकी है, इतना क्या सोचना, लेकिन फिर भी जो गलती हुई वो गलती है, उसको तुम डिनाई नहीं कर सकते कि क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं, अच्छा अब ये म्यूचुअल इंडक्शन भी पता चल गया। अब करो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलोनॉइड। जैसे सेल्फ इंडक्शन निकाला था, लंबी सोलोनॉइड की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब एक को एक्सल है, एक ऐसी है, एक उसके अंदर है, उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन निकालो बेटा, बनाओ। ये करोड़ों का बिजनेस बेटा, करोड़ों का बिजनेस, बिकॉज ऑफ दिस आईआईटी 3 घंटे का पेपर। मैं क्या, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। एक एक टीचर, एक एक बच्चा कितने पैसे खर्च कर रहा है, कितना अपने आप को जला रहा है, सिर्फ वो 3 घंटे के लिए। नहीं, तो तुम समझ सकते हो कि इस पढ़ाई की, इस एग्जाम की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और फिर उसके बाद पूरी लाइफ की बात। नहीं, आज तैयारी कर रहे हो, वो तो उस समय 3 घंटे के अंदर फट से डिसाइड हो जाएगा। अब 7 महीने बाद, 8 महीने बाद आपका भी कि क्या क्या किया पूरे साल, पूरी जिंदगी क्या किया, मतलब। ये नॉर्मल प्राइमरी कॉइन, इससे करंट आएगा, इसे पी लिख लो बेटा, प्राइमरी। और सेकेंडरी कॉइल इसके अंदर को एक्सल है बेटा, एक ही एक्सेस है और टाइटली बाउंड है, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं है एरिया का, पतले पतले वायर्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो लगभग एरिया बराबर ले लेंगे, लेंथ बराबर ले लेंगे। अब म्यूचुअल इंडक्शन निकालते हैं इसका। ये सेकेंडरी, फाई इज इक्वल टू एम आई, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। किसमें देख रहे हो बेटा, प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में, प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी में देख रहा हो। तो क्या होगा बेटा, एन एस बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ठीक है। और बी जो होगा यहाँ पे, म्यू नॉट एन पी, हाँ स्मॉल आएगा बेटा। अरे प्राइमरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो एन एस कैसे आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। प्राइमरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो एन पी आई, ठीक है बेटा। म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाय एल into I. Therefore, phi is equal to ns mu naught np by L into I। ये आ गया बेटा, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 और 2, ये हम आ गया 2 by 1 and 2 mi mu naught number of turns in primary, number of turns in secondary
बाय एल इंटू आई। कट गया बेटा। ए भी तो आएगा बेटा, ए क्यों नहीं आया? ए भी तो है। लिख लो, बुक देना बेटा, देखो। और देखो, एक और चीज है, जैसे ऑर्गेनिक तुम कर रहे हो, छह छह 2 महीने से 3 महीने, केवल 2 क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन आए पूरी ऑर्गेनिक के, वो भी आसान से आ गए। केमिस्ट्री एकदम आसान आ गई, फिजिक्स मॉडरेट आ गई, और मैथ्स ने उड़ा दिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आसान भी ना कर पाए आदमी, तब क्या कर लेगा? तब की बात तो बात की छोड़ो, नंबर तो बराबर आने हैं, है ना? तो सबसे जो स्ट्रांग है इसमें वो फिजिक्स है, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो हर समय डेयरिंग होता है। आपने टिक किया, आंसर गलत आ गया, कुछ कह नहीं सकते। आप कितनी भी केमिस्ट्री पढ़ लो, लेकिन ये सिचुएशन 100% नहीं हो सकती। लेकिन मैथ्स और फिजिक्स में, क्योंकि आपको उसका रिजल्ट आपके सामने दिख जाएगा कि ये आंसर आ गया, ये मैच कर गया, ये बड़ा लॉजिकल होता है। तो केमिस्ट्री में आप 100% करोगे, हो सकता है 5 क्वेश्चन गलत हो जाए, 4 क्वेश्चन गलत, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा गलत होने की होती है उसमें। 99% बच्चों से केमिस्ट्री कहते तो आसान है, आसान होती भी है, लेकिन उसकी श्योरिटी कम होती है एग्जामिनेशन हॉल में। फिजिक्स एक तो मॉडरेट है, और फिजिक्स में ना हर एक क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको। तो फिजिक्स में ये वाला रिस्क खत्म हो जाता है, आपने मेहनत की है तो आप वहां पे रिस्क नहीं लोगे एग्जामिनेशन हॉल में। मैथ्स में भी सिमिलर केस है, मैथ्स का ऐसा कोई इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब इन सब सिचुएशन में अगर तुम लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखो, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी फिजिक्स में मॉडरेट, और मैथ्स में हार्डेस्ट, केमिस्ट्री में इजिएस्ट। तो फिजिक्स है जो सबसे सुटेबल है, क्योंकि है भी मॉडरेट और आंसर भी आपको सामने दिख रहा है। नहीं, तो इसके हिसाब से ये जो इतनी आसान आसान चीजें क्यों छोड़ दो? अच्छे से करो, एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करो। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, और ये जरूरी नहीं है कि किसी ने विद्या मंदिर किया है, वंसल किया है, ये किया है तो वो उसका सिलेक्शन होगा। ये जरूरी है कि आपने कितना किया है। क्वेश्चन यहाँ पे उठता है बेटा, गांव के बच्चे क्यों हो जाते हैं सेलेक्ट? उनके पास क्या फैसिलिटीज? सरकारी स्कूल के बच्चे हो जाते हैं, उनके पास कितनी पैसे हैं, बेचारे जाके देंगे। तो आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर सारा गेम है। आपको कौन करा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, अगर वो आप नहीं करोगे तो? नहीं। तो ये चीज थोड़ा सा अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये सॉल्व वाला, ये देखना है, ये बताऊंगा मैं। एडी करंट रह गया था। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन बता दिया है, सेल्फ इंडक्शन बता दिया है, एसी जनरेटर वापस आ गया है, और एसी जनरेटर इसका लास्ट टॉपिक है। अब हमें करना है एडी करंट। एडी करंट वो करंट है जो सोर्स उसे अपोज करेगा, तो उसमें जो करंट बनता है, अपोज करने वाला करंट, उसे एडी करंट कहते हैं। जैसे अभी इसमें ये एक नॉर्थ पोल, यहाँ पे अगर एक मैं क्वाइल को टांग दूं बेटा इस तरह से, और इसे स्पिन कराऊं इस तरह से, एक सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। ये मैंने क्वाइल ली, समझना ज्यादा जरूरी है। ये क्वाइल ली और मैंने रस्सी से टांग दिया, ऐसे ऐसे हिल रही है, या ऐसे पिन कर दिया, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसको हिला दिया तो इस तरह से हिलती जाएगी, भारी है तो। अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेट रख दूं, तो क्या होगा? तभी भी ये देर तक हिलेगी कि कम देर तक हिलेगी? कम हिलेगी। क्यों कम हिलेगी?
हाँ, जब ये इधर से इधर आएगा तो इसके अंदर ऐसा करंट बनेगा कि इसको अपोज करे, और जब इधर से ये इधर आएगा बेटा तो इसके अंदर ऐसा करंट फ्लो करेगा जो इसे अपोज करे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा है। तो हर समय इसकी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करने वाला एक सिस्टम बन गया। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एडी करंट होगा, करेक्ट। एडी करंट अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा अपोज करेगा। तो आप ये देखोगे कि पहले अगर ये 50 ऑसिलेशन कर रहा था, तो अब अगर ये मैग्नेट लगा दिए तो 1 2 3 4 में रुक जाएगा। क्लियर? दिस इज a clear cut example of eddy current generated in this coil, right? अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने यार इस कॉइल को ना ऐसे ऐसे खांचे करके काट दिया, ई जैसे बना दिया, कोम जैसा बना दिया, कोम जैसा बना दिया, अब अगर इसे मैं ऐसे करके ऐसे हिलाऊं तब क्या होगा? तब ऑसिलेशंस कम होंगे और जल्दी रुक, जैसे पहले 30 ऑसिलेशन 50 में रुक रहा था, फिर आपने ये मैग्नेट्स लगा दिए तो 6 में रुक रहा है या 5 में रुक रहा है। फिर आपने कोम कर दिया, तब इसको तब कितनी देर में रुकेगा ये? उस टाइम से कमी। सोच लो बेटा, ये पूरा लॉजिक डेवलप होना चाहिए। पहले मैंने इसे लटकाया, मैग्नेट्स नहीं थे, तो इसने रुकने में 50 ऑसिलेशन लगाए। फिर मैंने यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल रख दिया, मैंने उसी एंगल पे जा करके इसे छोड़ा। फिर मैंने देखा ये 10 ऑसिलेशन पे रुक गया, 50 से 10 हो गया, ठीक है। फिर मैंने इसके कोम बना दिए काट काट के, ठीक। और कोम बना करके फिर किया, तो अब कितने ऑसिलेशन में रुकेगा? 10 में, या 10 से ज्यादा, या 10 से कम? और क्यों? ये दोनों बातें आनी चाहिए आपको। सेल्फ इंडक्शन तो होगा, तो सेल्फ इंडक्शन का इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा? सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला देखो क्या है। फाई क्या है बेटा? एल आई। अब अगर आई कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, आई कम हो गया, तो फाई, फाई तो कांस्टेंट है, फ्लक्स तो चेंज होना कांस्टेंट है, तो एल क्या होगा? अरे, फाई इज इक्वल टू एल आई। आई कम हो गया तो ये एल क्या होगा? ज्यादा हो गया। तो जब एल ज्यादा हो गया तो अपोज करने वाला फोर्स ज्यादा हो गया ना इसे। तो पहले 50 सेकेंड 50 ऑसिलेशन, बाद में 10, और अब हो सकता है 6 या 7 में ही रुक जाए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? अभी डाउट है कुछ? डाउट नहीं है ना? क्या डाउट है बेटा? Self induction is a property by virtue of which a coil opposes any change which is produced in it. सेल्फ इंडक्शन वो प्रॉपर्टी है कि जो कॉइल है हमेशा अपोज करेगा। अब आपने, अभी मैंने आपको बताया कि फाई इज इक्वल टू एल आई होता है न्यूमेरिकली। अब क्योंकि वो सेम मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स को मैंने चेंज नहीं किया, तो फ्लक्स भी सेम ही होगा, तो फाई तो सेम है बेटा। अब ऐसे मैंने इसे काट दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया ना इसका, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया, और करंट कम हो गया तो फाई इज इक्वल टू क्या है बेटा? फाई इज इक्वल टू क्या है? एल इंटू आई। अगर करंट कम हो गया, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। सेल्फ इंडक्शन अगर बढ़ गया तो अपोज करने वाला टेंडेंसी बढ़ गया कि नहीं? तो जब वो बढ़ गया तो 10 सेकंड की जगह वो अब 6 सेकंड में रुकेगा, 5 में रुकेगा। आ गया लॉजिक? समझ गए? सेल्फ इंडक्शन भी क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, एडी करंट भी पता चल गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? कुछ और डाउट लग रहा है? नहीं? ठीक।
ये एक एग्जांपल लिया था मैंने समझाने के लिए, ये जो अभी सब किया हमने रिकैप कर लिया है ना। एडी करंट एक नॉर्मल कॉइल में भी होता है। अगर हीटर की कॉइल, सुनो, उसको मैं स्ट्रेच कर दूं, सीधा तार बना दूं, अब फिर 2 प्लग में इंसर्ट करूं, तो क्या तभी भी गर्म होगा? सोच के बताना लॉजिक। ऑल्टरनेटिंग करंट है, इस रूम में आ रहा है, मैंने हीटर की कॉइल ली, आपको पता है वो इस तरह की कॉइल होती है, पहाड़ जैसे बनी होती है। हीटर देखा है ना? नहीं देखा? हीटर की कॉइल देखी है? देखना चाहिए। देख ली? अब उस कॉइल में अगर आप देखोगे कि कनेक्शन ऐसे हो रहा है बेटा, और ऐसे 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 करके, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे, फिर वापस यहाँ कनेक्शन हो रहा है, ऐसे पहले गया, फिर दूसरा राउंड ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके बाद में नीचे, ऐसे ही होती है। इस कॉइल को मैंने सीधा कर दिया और फिर इसे मैंने प्लग में डाल दिया, इस एसी, तो दोनों में क्या फर्क आ जाएगा? अरे ये तो रेड कलर की पिघलती है, एकदम जलती है, इसमें क्या जलेगी? आपने हीटर के एंड में देखा है जब कॉइल को स्ट्रेच करके सीधे करके जोड़ा जाता है, वो रेड नहीं होती है, वो या गर्मी से रेड होगी, ज्यादा रेड नहीं होगी, या कॉइल अगर टूट गई, आपने खींच करके ऐसे जोड़ दिया, तो वहां पे वो रेड नहीं होती, एडी करंट नहीं बनेगी। एडी करंट बगल वाली कॉइल में ही बनेगी। अब अगर ये ऐसे सीधे करंट जा रहा है तो भले ही करंट कम या ज्यादा हो, इसका बगल वाले में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ पड़ेगा क्या बेटा? नहीं पड़ेगा। तो इसमें इसमें आपका सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, इसमें कोई इंडक्शन नहीं हो रहा है, ये गर्म नहीं होगी। क्लियर? इंडक्शन फर्नेस इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इंडक्शन फर्नेस, हीटर की कॉइल, प्रेस की कॉइल, गीजर का वो इमर्सन रॉड, पानी गर्म करने वाली, गीजर के अंदर जो कॉइल लगी है, वो सब इस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं बेटा। सोलोनॉइड सेल्फ इंडक्शन, अगर ये वायर सीधा है तो कैसे इफेक्ट होगा? और सेल्फ इंडक्शन जब ही होगा जब ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। अगर ये बैटरी से जोड़ दोगे ना, तो ये हीटअप नहीं होगा। बैटरी से क्या होगा? I²RT, और ये वाला जो करंट है वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हो रहा है। क्लियर? नहीं आया क्या बेटा समझ में? आया कि नहीं आया? तुम्हें भी आ गया? ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो ये भी जो रोल है ना, ये अगर रेड हॉट होता है इज बिकॉज ऑफ एडी करंट। क्लियर? ये भी एडी करंट की वजह से होता है। तो एडी करंट का ये समझ गए कॉन्सेप्ट। एसी जनरेटर हमने कर लिया है, मेरे ख्याल से ये चैप्टर हो गया है। अब इसके न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के फिर एसी वर्मा से करेंगे। और जब पढ़ते हो बेटा सीरियस रहो प्लीज, क्योंकि कब अपना वो रोल दिखा देना, आदमी को लाइफ में सीरियस होना सीखना पड़ेगा, ये मजबूरी है हमारी, टाइम की डिमांड है बेटा। ठीक है ना? अब ये जो भी है किसी के भी साथ हो, या हादसा हो सकता है, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। अब वो लोग ज्यादा शिकार होते हैं जो बड़े लाइफ को कंफर्टेबल तरीके से जीना चाहते हैं, वो कभी सीरियस होते ही नहीं है। क्यों भाई? कभी सीरियस होते ही नहीं है, दिमाग में कभी लोड देते ही नहीं है। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, ये लाइफ को टेक इट इजी, इजी को होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी क्या कि 24 घंटे के 24 घंटे और 30 दिन के 30 दिन, दिन में एक बार तो 2 घंटे के लिए फिजिक्स जब पढ़ रहा हो तब तो सीरियस होना ही पड़ेगा। ठीक, ये ध्यान रखना। बाकी तो सब मैं करा ही दूंगा, कंफर्म है कि सब कुछ अच्छा होगा। क्वेश्चन 6:01, वो शायद वेट कर रहा हूँ। 28, ये इन्फिनिटी वाला है ना बेटा? 20, अच्छा। तो जब S1 को शॉर्ट कर दोगे तो ये वाला कैपेसिटेंस 0 हो जाएगा। जैसे ही इसको ऑन कर दोगे तो ये कैपेसिटेंस होगा ही नहीं, तो इसके हिसाब से करना। अरे तो वो ये दोनों पैरेलल में आ गया, फिर ये आ गया,
और जब ये ऑफ होगा तो बेटा ये कैपेसिटर पैरेलल में, फिर ये सीरीज में होगा। अगर कोई कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है बेटा और यहाँ पे स्विच है, ये इस तरह से कनेक्टेड, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ से बाईपास हो जाएगा। ऑफ रखोगे तो इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है ना, फिर से देख लेना करके, अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। कर दूं ऑफ, हाँ, यहाँ से ऑफ हो जाएगा। मैं करता हूँ।